हेलो स्टूडेंट्स, आज जा रहे हैं क्लास 12th का पेपर सॉल्व करने, वो भी फुल रिटन क्वेश्चन आंसर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है आप लोग का इंग्लिश का क्लास 12th इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिनमें सेक्शन ए होगा रीडिंग, सेक्शन बी होगा राइटिंग और सेक्शन सी ग्रामर होगा और सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन होगा। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि ये जो क्वेश्चन पैसेज दिया गया है नीचे, इसको अच्छे से पढ़िए और इसके जो भी आंसर्स हैं उनको लिखिए। चलिए समझ लेते हैं क्या है। कहा गया है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। मतलब कि जो औरत होती है या फिर स्त्री होती है, उसका असली आभूषण उसका चरित्र होता है, उसकी पवित्रता होती है। कहा गया है, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। धातु और पत्थर कभी भी असली आभूषण नहीं हो सकते। कहा गया है, द नेम्स ऑफ वोमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम sacred to us for their unusual virtue। कहा गया है जी, जैसे सीता और दमयंती के नाम, ये इनके पवित्रता की वजह से हम इन्हें जानते हैं। और आगे, नेवर फॉर ज्वेलरी इफ़ दे वर एनी। हम लोग इनको उनके ज्वेलरी या फिर आभूषण की वजह से नहीं जानते जो भी वो पहनी होती थी। आगे फिर कहा गया है, माई आस्किंग फ्रॉम यू योर ज्वेलरी हैज़ आल्सो ए वाइडर सिग्निफिकेंस। कहा गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपका आभूषण ही आपकी पहचान है, क्या आप आभूषण से ही पहचाने जाएंगे। आगे फिर कहा गया है, सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ जेवल्स। कहा गया है कि बहुत सी बहनें मुझसे ये कहती हैं, सिस्टर्स, बहुत सी औरतें मुझे ये कहती हैं कि वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा फील करती हैं जब भी वो अपने आभूषणों को निकाल देती हैं, रख देती हैं। आगे फिर कहा गया, आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज दैन वन। नो मैन वोमेन is entitled to the possession of wealth unless he or she has given a fair share of it to the poor and the helpless। कहा गया है कि मेरा यह मानना है कि कोई भी आदमी या औरत तब तक धनी नहीं माना जाएगा या फिर तब तक अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक वह अपने कमाई का या कहें अपने धन का थोड़ा बहुत हिस्सा गरीबों को या फिर असहाय लोगों को नहीं दे देता। आगे फिर कहा गया है, इट इज़ ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय द गीता। कहा गया है, यही हमारा सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है जो कि गीता के द्वारा इसी को हमारा न्याय कहा गया है या फिर कहा गया है। गीता के अनुसार बहुत से प्रकार के न्याय या कहें बलिदान है। गीता के अनुसार बहुत से प्रकार के बलिदान हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बलिदान यह है कि गरीबों और असहाय लोगों की या फिर जिन्हें आवश्यकता की सहायता, उन लोगों की मदद करें। आगे कहा गया है, फॉर अस टुडे देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू forget the distinctions of high and low and to realize the quality of all men। कहा गया है, हमारे लिए जो कि सबसे बड़ा बलिदान ये होगा कि हम ऊंचे और नीचे का भाव अपने मन से निकाल दें और सभी आदमी या औरतों को एक समान भाव से देखें। आगे, आई आल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द वोमेन ऑफ इंडिया that real ornamentation lies not in loading the body with metal and stone but in purifying the heart and developing the beauty of soul। कहा गया है कि हमारे भारत देश की औरतें हैं जो, उन्हें इस चीज़ से नहीं पहचाना जाता है कि
उनके शरीर पर कितना ज़्यादा आभूषण लोड है, कितना ज़्यादा आभूषण पहनी है या फिर कितना ज़्यादा पत्थर पहनी हुई हैं, हम तो उन्हें इस तरीके से पहचानते हैं वो कितनी पवित्र हैं, कितनी अच्छी स्वभाव की हैं और उनका चरित्र कैसा है। इतना था पैराग्राफ। अब इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। कहा गया है व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। तो देख लेते हैं। कहा गया है आंसर में, देखिए कहा गया है द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। आप लोग ये आसान सेक्शन होता है, 3 नंबर का कैरी करता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर क्वेश्चन में मैच कर रहा है तो हो सकता हो क्वेश्चन का आंसर उधरी से हो। यहाँ देखें पहला पैराग्राफ है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता। पूछा ये गया है कि भागवत गीता के अनुसार असली बलिदान किसको कहा गया है। तो देख लें, कहा गया है मैन एंड वुमेन। कहा गया आंसर में देखें, मैन एंड वुमेन इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही और सी हैज गिवन ए फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड द हेल्पलेस। इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता। ठीक है, कह दिया गया है कि आदमी और औरत जो कि पूरा धन से भरे हुए हैं और फिर भी वो थोड़ा बहुत हिस्सा गरीबों को और असहायों को नहीं देते हैं। आंसर देखें, मैन एंड वुमेन इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही और सी हैज गिवन ए फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड द हेल्पलेस। इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता। कहा गया है वो आदमी और औरत जो कि पूरा धन से भरे हुए हैं और वो थोड़ा बहुत हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं और असहाय मतलब जो भी असहाय लोग होते हैं उन लोगों में दे देते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो कि धार्मिक कर्तव्य कहा गया है, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य गीता के अनुसार कहा गया है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा गया है, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। कहा गया है कि सबसे बड़ा बलिदान किसको कहा जा सकता है। आंसर में देख लें, इसको आप चाहें तो इसी में से मैच करके कहीं से कर सकते हैं। देखें तो मैच करेगा, कंसिडर टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस। तो गीता हैज इन्यूमरेटेड मेनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन बी देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। फॉर अस टुडे there can be no sacrifice higher than to forget the distinctions of high and low and to realize the equality of men। तो ऊपर देखेंगे आंसर में मैच कर रहा होगा कहीं ना कहीं पर, इक्वलिटी ऑफ मैन। ये देखें थर्ड वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई। मतलब कि असली आभूषण कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो कहा गया है आंसर में देखें तो द वोमेन ऑफ इंडिया दैट रियल ऑर्नामेंटेशन लाई नॉट लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन बट प्योरीफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं क्या चीज़ है किसी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पॉटलेस। कहा गया है इस पैसेज में, ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसमें स्पॉटलेस का अर्थ क्या होगा। तो ध्यान दें, स्पॉटलेस मिस होता है बिना धब्बे का, यानी बिना धब्बे का सेम टू सेम मीनिंग क्या हो सकता है, तो हो जाएगा प्योर। या तो लिख सकते हैं प्योर या फिर प्योरिटी भी लिख सकते हैं। तो आंसर में देखें लिखा गया है, द वर्ड इन द पैसेज मीन स्पॉटलेस इज प्योरिटी। चाहे तो आप इस तरीके से बना के भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आंसर नंबर 1 का प्योरिटी होगा, प्योरिटी होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो
कहा गया है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। कहा गया है कि जो पैसेज दिया गया है उसमें इनसिग्निफिकेंस का उल्टा अर्थ क्या होगा। दिया गया है द वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस इज सिग्निफिकेंस, यानी कि इनसिग्निफिकेंस का उल्टा अर्थ, उल्टा मीनिंग सिग्निफिकेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कहा गया है व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ मेन इन द पैसेज। कहा गया है जो फ्रेज है यानी कि जो लोकोक्ति है गेटिंग रिड ऑफ, इसका अर्थ क्या होगा इस पंक्ति में। तो यहाँ ने गेटिंग रिड ऑफ मतलब कि फ्री होना हो जाता तो हो जाएगा द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ मीन इन द पैसेज इज फीलिंग फ्री, यानी कि जो लोकोक्ति है या मुहावरा है उस गेटिंग रिड ऑफ का इसका अर्थ होगा अच्छा महसूस करना, यानी कि फीलिंग फ्री यानी कि कुछ हल्का महसूस करना, ऐसा हो जाएगा। अब आ जाए सेक्शन बी पर। सेक्शन बी स्टार्ट होगा राइटिंग का। इसमें आपको लिखने होंगे आर्टिकल या फिर आर्टिकल भी लिखने होंगे और एप्लीकेशन भी लिखने होंगे। तो फिर ध्यान दें दोनों के दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर कैरी करेंगे, यानी कि 10-10 मार्क्स के होंगे। पहला लिखा गया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कहा गया है कोई एक आप आर्टिकल्स लिखिए जो कि 100 से 150 शब्द का रहना चाहिए। इसमें कहा गया है पहला है क्रूअल्टी टू एनिमल्स, मतलब कि जानवरों के प्रति क्रूरता। पहला है क्रूअल्टी टू एनिमल्स या कहें जानवरों के प्रति क्रूरता या फिर जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार। सेकेंड नंबर है हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि हम लोग अपने वातावरण को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये चीज़ है। और तीसरा है राइजिंग प्राइसेस मतलब कि महंगाई, मतलब प्राइसेस दामों का ऊपर उठ जाना। आसान भाषा में कहें तो महंगाई पर लिखना है आपको आर्टिकल। देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए लेटर to the district collector drawing his attention to the nuisance caused by the loudspeakers in the city या village for late night। कहा गया आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पत्र लिखिए जिसमें ये चिन्हित कीजिए कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव या शहर में देर रात तक डीजे बजाया जाता है या फिर लाउड स्पीकर बजाया जाता है, स्पीकर बजाया जाता है, जिससे आपको परेशानी होती है। या फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कहा गया है राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज ए खो खो कंपटीशन इन योर स्कूल। कहा गया है आप अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए जिसमें ये बताइए कि सर जी कृपा करके एक खो खो कंपटीशन करवाइए हमारे स्कूल में। ये ख़त्म हो गया सेक्शन बी जो कि होगा 20 मार्क्स का। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी पर जो कि होगा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन आ जाते हैं, ये रहा सेक्शन सी जो कि 20 मार्क कैरी करेंगे। ये भी सेक्शन सी देख लेते हैं क्या है। सेक्शन सी कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है 5 क्वेश्चंस होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 10 नंबर होंगे 5 क्वेश्चंस के। पहला नंबर कहा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए बेड ऑफ रोजेज, मतलब कि कहा गया है कि ए बेड ऑफ रोजेज का क्या अर्थ होगा। देखें कुछ 4 ऑप्शंस हैं। कहा गया है पहला एन ईजी एंड अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। कहा गया एक आसान और कंफर्ट न दे, आरामदायक, जो आरामदायक न हो ऐसी स्थिति। नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा कहा गया हार्ड एंड अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। कहा गया कठिन और बिना आरामदायक, काफ़ी कठिन स्थिति ऐसी हो, ये भी नहीं होगा। ए बेड ऑफ रोजेज मिस होता है फूलों का सेज। तो फिर देख लें इधर 4th नंबर कहा गया है ए बेड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का बेड, फूलों का सेज। ऐसा तो नहीं, ये तो इधर ही कह दिया गया है गुलाबों का सेज। नहीं, ये भी नहीं होगा।
सही मुहावरे का अर्थ होगा एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। कहा गया है एक आसान और आरामदायक स्थिति। ये होगा करेक्ट आंसर। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के बी सेक्शन में कहा गया है टाइम ऑफ 2 वीक्स इज कॉल्ड, मतलब 2 सप्ताह के समूह को क्या कहा जाता है। तो देखें 2 सप्ताह के समय को कहा जाता है फोर्टनाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है द सिनोनिम ऑफ रिलायबल इज, मतलब कि जो विश्वास पात्र हो उसका समानार्थी शब्द क्या होगा। तो विश्वास पात्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्दी यानी कि विश्वास पात्र। अगला फिर कहा गया है क्वेश्चन नंबर डी देखें तो कहा गया है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि ये क्वेश्चन है ही इज़ जूनियर देन मी। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे सिंटैक्स से संबंधित क्वेश्चन है। कहा गया ही इज़ जूनियर देन मी, यहाँ पर देन नहीं होना चाहिए, ही इज़ जूनियर टू मी होता है। तो यहाँ गलती देन में है तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे ही इज़ जूनियर देन मी। देन में गलती है, यहाँ टू होना चाहिए। और अगला वाला देखें तो कहा गया है द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज, कहा गया है एंशिएंट प्राचीन का उल्टा शब्द या फिर कहें विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द मॉडर्न हो जाएगा। अगला कहा गया है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा जो कि ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि 2-2 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चंस इसमें भी होंगे ग्रामर सेक्शन में। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा कहा गया है। ठीक है, कर लेते हैं। पहला कहा गया है माई मदर सेड टू मी लेट अस प्ले बैडमिंटन। तो याद रखें ये नरेशन का क्वेश्चन है। कहा गया है माई मदर सेड टू मी माई ब्रदर सेड टू मी लेट अस प्ले बैडमिंटन है। तो माई ब्रदर सेड टू मी लेट अस प्ले बैडमिंटन, यानी कि मेरे भाई ने मुझसे कहा चलो बैडमिंटन खेलते हैं। तो ध्यान दें तो यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस हो जा रहा है, तो हो सकता है करेक्ट होगा माई ब्रदर सजेस्टेड मी टू प्ले बैडमिंटन। इनडायरेक्ट स्पीच इसका ये होगा माई ब्रदर सजेस्टेड टू मी टू प्ले बैडमिंटन। या फिर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हो जाएगा माई ब्रदर प्रपोज्ड मी टू प्ले बैडमिंटन, या फिर यहाँ माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू प्ले बैडमिंटन। तीनों का तीनों ही हो जाएगा, तीनों में से कोई भी लगाए करेक्ट रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें। कहा गया है श्याम सेड टू मी हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी कि श्याम नाम का लड़का है वो कह रहा है हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। ठीक है, ये कुछ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच इसका श्याम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वी हैड वॉन द मैच। ठीक है, यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे, हैव को हैड में चेंज कर देते हैं जो कि यहाँ हुआ है, और वी तो वी ही रहेगा क्योंकि वी में सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे। आगे श्याम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वी हैड वॉन द मैच, ये करेक्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। बी नंबर क्वेश्चन देख लें। कहा गया है इनमें से किसी एक को ही आप कंबाइन कीजिए, जैसा कि कहा गया। वैसे क्वेश्चन में तो सिर्फ एक किया गया, मतलब एक करना रहेगा आपको, लेकिन मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो दोनों ही करवा दे रहा हूँ ताकि कोई भी आपके क्वेश्चन में फंस जाए तो आसानी से कर लें। पहला कह दिया गया है ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। कहा गया इसको चेंज कीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो ध्यान दें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के सहारे होता है, ऐसा पढ़े होंगे सिंथेसिस में। तो हो जाएगा रीजन ऑफ हिज इलनेस, या फिर कहें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर, या कहें एक क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट होता है, या कहें निर्भर होता है। हो जाएगा रीजन ऑफ हिज इलनेस
ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। कहा गया है उसके बीमारी के कारण वह कॉलेज नहीं जा पाया या फिर कॉलेज नहीं जा सका। ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। दूसरा वाला देखें, कहा गया है रन क्विकली यू विल मिस द ट्रेन। इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस सिंथेसिस का ये होता है, कहता है कि दोनों के दोनों क्लाज उपवाक्य अलग अलग अर्थ दें। कहा गया है जल्दी दौड़ो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो इसको पूरे को मिलाकर एक वाक्य बनाए तो हो जाएगा रन क्विकली अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। मतलब कि जल्दी दौड़ो अन्यथा तुम अपना ट्रेन छोड़ दोगे या फिर ट्रेन तुम्हारी छूट जाएगी। या फिर यहाँ ऐसे भी हो सकता है रन क्विकली अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें तो दिया गया है सी नंबर क्वेश्चन, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कहा गया है किसी एक को ही आप जो बदला गया है उनमें किसी एक को ही परिवर्तित कर दीजिए जैसा कि आगे आपको सूचना दिया गया है। कहा गया है ही कुड रीड द इंग्लिश बुक। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, इसको चेंज करना है तो हो जाएगा, वैसे पैसिव वॉइस पढ़े होंगे आप लोग, द इंग्लिश बुक हो जाएगा। इधर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस में चला जाता है तो हो जाएगा द इंग्लिश बुक। यहाँ रखेंगे जब कुड कैन कुड ये सभी चीज़ होते हैं तब। ठीक है, पढ़ लेते हैं इंग्लिश बुक। जैसा कि पैसिव वॉइस जानते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है तो हो जाएगा द इंग्लिश बुक। जब भी मॉडल्स आते हैं तो अपने साथ कुड लेकर आते हैं, जैसे कि कैन आता है, कुड आता है, या फिर मे होता है, माइट होता है, शुड होता है, सेल होता है। ये सभी जब भी आएंगे तो अपने साथ बी लेकर आएंगे तो हो जाएगा द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम। हो जाएगा करेक्ट आंसर, द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम। अगला देख लें, कहा गया है मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि तुलनात्मक डिग्री में। आगे को देखें, कहा गया है मुंबई जो है सबसे अच्छा शहर है भारत में। इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में तो हो जाएगा मुंबई इज़ बेटर सिटी देन एनी अदर सिटीज़ इन इंडिया, या फिर देन ऑल अदर सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगला करेक्ट एनी, क्वेश्चन नंबर डी है, कहा गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी एक को आपको करेक्ट करके लिखना होगा। हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो ध्यान दें हेयर्स जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसी कारण यहाँ पर हमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर होगा हिज हेयर, या फिर हेयर्स भी हो सकता है, इज ब्लैक। हिज हेयर या फिर हेयर्स भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग कंडीशंस में हैं। हिज हेयर या फिर हेयर्स इज ब्लैक, ये करेक्ट होगा। और दूसरा कहा गया है मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट। तो फिर रखेंगे यार, ये मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है। यहाँ पर यस लगने के बावजूद भी, यहाँ पर यस लगने के बाद भी इज ही लगाया जाता है, जैसे कि फिजिक्स होता है, सिविक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, इन सभी के साथ इज ही लगाया जाता है तो हो जाएगा मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। अब अगला देखें, कहा गया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कहा गया है नीचे जो भी जोड़े दिए गए हैं मीनिंग के, उनको आप अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए, अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए जिनके अर्थ क्लियरली पता चले। तो पहला दिया गया है एक्सेप्ट और दूसरा एक्सेप्ट है। पहले तो इसका अर्थ जानना है। एक एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, और एक एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर, या फिर के सिवाय भी हो सकता है। तो ध्यान दें एक्सेप्ट हो जाता है काव्या। ठीक है, एक्सेप्ट को अपने भाषा में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा काव्या एक्सेप्ट माई प्रपोजल, यानी कि काव्या ने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। एंड नेक्स्ट है एक्सेप्ट, तो फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट पाइनएप्पल।
यानी कि मैं सभी के सभी फलों को पसंद करता हूँ, सिर्फ पाइनएप्पल को छोड़कर, यानी कि पाइनएप्पल छोड़कर सभी फलों को पसंद करता हूँ। इस प्रकार से करेंगे तो ये करेक्ट मीनिंग दे रहे हैं, क्लियर मीनिंग दे रहे हैं और करेक्ट प्रयोग भी हुआ है, तो पूरे टोटल नंबर जितने भी होंगे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा वाला देख लें तो दिया गया है बर्थ और बर्थ। एक बर्थ तो होता है जन्म और दूसरा बर्थ होता है सीट। तो रखेंगे ध्यान, बर्थ का वाक्य प्रयोग करेंगे, अपने ओन सेंटेंस में लिखेंगे तो लिख देंगे माई बर्थ डेट इज 2002, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई बर्थडे इज कमिंग सून, या फिर ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं जिसका क्लियर मीनिंग आए। और नीचे वाला है बर्थ, तो फिर कह दिया गया है आई लाइक लोअर बर्थ इन द ट्रेन, या फिर इन ट्रेन। कहा गया है कि मैं सबसे निचली वाली सीट पसंद करता हूँ ट्रेन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वह होगा ट्रांसलेशन। तो आपको इसे अपने पढ़कर फिर अपनी भाषा में प्रयोग करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आता रहेगा। यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, 5 नंबर का होगा। कहा गया है मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार और छोटे गांव में हुआ था। ठीक है, इसको इतने को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ध्यान दें, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, तो जगह मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट राइटर भी लिख सकते हैं, पोएट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ करेक्ट मीनिंग होगा लिटरेरी फिगर। ठीक है, एंड आगे को उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था, तो हो जाएगा ही वाज बॉर्न। ठीक है, इसको मार्क कर लेते। कहा गया है ही वाज बॉर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली एंड इन ए स्मॉल फैमिली। आपको मान लेते हैं ऑर्डिनरी में साधारण नहीं याद आ रहा है तो कर देंगे ही वाज बॉर्न इन ए सिंपल फैमिली एंड इन ए स्मॉल फैमिली। ठीक है, इतनी, या फिर इन ए स्मॉल विलेज हो जाएगा, यहाँ हो सकता है गलती हुआ है, इन ए स्मॉल विलेज होना चाहिए। एंड आगे को कहा गया है फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। देखें ये तो ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहा गया है फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, हो सकता हो थोड़ा दिक्कत दे रहा हो, लेकिन पूरा का पूरा ऐसे 2-4 प्रैक्टिस से सॉल्व कर लेंगे तो कंफर्म 80 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। नेक्स्ट कहा गया है हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ठीक है, दे हैड इक्वल राइट्स ओवर हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, या फिर यहाँ पर मान लेते हैं आपको समान का हिंदी नहीं आ रहा है। वैसे इक्वल मीन्स बराबर या फिर समान ही होता है, तो यहाँ पर प्रयोग तो कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। आगे को राइट्स मीन्स होता है अधिकार। नेक्स्ट है उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे कुशल थे, तो हो जाएगा ही वॉज एबल टू राइट नॉवेल एंड स्टोरीज। ठीक है, नॉवेल एंड स्टोरी या फिर नॉवेल एंड स्टोरीज कर सकते हैं। आगे फिर कहा गया है उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। ठीक है, इंडियन नॉवेल्स, नॉवेल्स मिस होता है उपन्यास, इंडियन नॉवेल्स द इंडियन कम्युनिटी गेट ए बायोग्राफी। कहा गया है इनके उपन्यासों में भारतीय समाज का है वही सजीव चित्रण मिलता है। आगे फिर कहा गया उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है, हो जाएगा मोस्ट ऑफ हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखें उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, हो जाएगा दे आर कॉल्ड सब स्टैंडर्ड, या फिर कहें ऐसा ये चीज़ नहीं आ रहा, इसके स्थान पर कर सकते हैं ही वॉज कॉल्ड अ ग्रेट पोइट्री ग्रेट नॉवेल्स राइटर, इतना कह सकते हैं। एंड आगे फिर कह रहे हैं वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे, हो जाएगा ही वॉज ए सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर। अगला कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं, हो गया है ऑल दोज
हु रीड लेस एजुकेटेड रीड देयर बुक्स विद इंटरेस्ट। कहा गया कम पढ़े लिखे लोग भी इनकी पुस्तकों को बड़ी ही रोचकता के साथ या रुचि के साथ पढ़ते हैं। ये हो गया ट्रांसलेशन सेक्शन ख़त्म। अब आया सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर सेक्शन होगा, 40 मार्क कैरी करेगा। ये 40 मार्क्स के रहेंगे और ग्रामर सेक्शन आपके 60 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के पेपर में। अगला देखें तो सेक्शन डी लिटरेचर क्या कह रहा है। ठीक है, सेक्शन डी को ठीक है, सेक्शन डी लिटरेचर, इनमें क्वेश्चन नंबर 7 पर रहेगा सेक्शन डी। यहाँ कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कहा गया है जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आप प्रत्येक प्रश्न को 40 शब्दों में लिखिए। ठीक है, पहला कहा गया है whom did यम हैमिल blame for the ignorance in studies and why। कहा गया है यम हैमिल जो होते हैं वो किनको दोषी मानते हैं स्टडी पढ़ाई न करने को, पढ़ाई को इग्नोर करने में, और क्यों ऐसा मानते हैं। तो देख लें आंसर क्या लिखा गया है। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 से ही क्वेश्चन उठाया गया है। आंसर है फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज यम हैमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज। कहा गया है सबसे पहली बात तो ये है कि जो यम हैमिल है वो छात्रों को ही पूरा दोषी मानते हैं पढ़ाई न करने का। और आगे फिर कहा गया है देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रिफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग हिम हॉलीडेज। कहा गया और उसके बाद से वे उन बच्चों के माता पिता को भी दोषी मानते हैं क्योंकि उन बच्चों के माता पिता उनको किसी फार्म में या फिर किसी मिल में काम करने के लिए भेज देते थे। और आगे फिर कहते हैं कि वो अपने आप को भी दोषी मानते हैं क्योंकि वो भी कभी कभी छुट्टी कर दिया करते थे। चैप्टर पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे यम हैमिल छुट्टी जब भी उनका फिशिंग करने का मन करता था तो वो छुट्टी कर देते थे बच्चों का और फिशिंग करने चले जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला आ रहा है पहला करें, दूसरा आ रहा है दूसरा करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर नॉट वियर चप्पल, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे फॉर गिव फॉर इट। कहा गया है जो साहिब और अन्य कूड़ा या कचरा बीनने वाले लोग थे वो चप्पल क्यों नहीं पहने थे और वो लोग इस पर क्या जवाब देते हैं या फिर क्या एक्सक्यूज देते हैं। आगे देखें आंसर कहा गया है। आंसर साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन टू वांडर बेयर फुट एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो। दे एक्सक्यूज दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फॉर द सेल्फ। ठीक है जी, कहा गया है साहिब और अन्य कूड़ा बेचने वाले लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। इसका वो ये कारण देते हैं, ये कारण बताते हैं, कहते हैं क्योंकि यह तो एक ट्रेडिशन है, ये तो एक फैशन है, ये हमारा नंगे पैर घूमने का, और इसीलिए हम लोग चप्पल जूता नहीं पहनते हैं। और फिर उनमें से कोई और एक्सक्यूज़ देता है कि मेरी माता जो है वह अलमारी पर चप्पल को रख दी हैं और वो नीचे नहीं उतारती हैं, इसलिए मैं नहीं पहन रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर बी देखें। कहा गया है व्हाट डिड यम हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। कहा गया है यम हैमिल जो है वह पहले मतलब सबसे पहली बात क्या बताए थे लास्ट लेसन के बारे में उस दिन। तो आंसर देखें यम हैमिल सैड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रेन दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. The new master would come the next day. That was their last lesson. He wanted to them to very attentive. ठीक है, जो यम हैमिल है वो बच्चों को बताते हुए कहते हैं कि देखो आज तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक ऑर्डर है जो कि बर्लिन से आया हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि अब जर्मन अल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। अब तुम्हारे नए मास्टर जो हैं वो जल्द ही अगले दिन आने वाले होंगे। आज तुम्हारा लास्ट लेसन है और वो एकदम उन लोगों को सावधान सतर्क करना चाहते थे। ये है पूरा करेक्ट आंसर।
फिर क्वेश्चन दिया गया है हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। कहा गया है मुकेश कौन था और वह क्या चाहता था, वह कहाँ पर रहता था। तो ध्यान दें, यहाँ आंसर है मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू द मैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। कहा गया है मुकेश जो है वह छोटा लड़का होता है जो कि चूड़ी बनाने वाले परिवार फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, फिरोजाबाद का रहता है। उसका जो इच्छा रहता है, उसकी जो सपना रहता है, ड्रीम रहता है, उसका सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का रहता है। उसके परिवार से ये सपना अलग रहता है क्योंकि उसके परिवार में सभी लोग चूड़ी बनाने का कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट एक्टिव वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का होगा। तो देखें, कहा गया है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। कहा गया है कि जो क्लास के कक्षा के अंदर का माहौल होता है वो कैसा होता है जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है। तो आंसर है व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे। Through the window, he saw his classmates already in their places, and young Hamel was walking up and down with the terrible iron ruler under his arm। इतना अर्थ समझ लीजिए। कहा गया है कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो वो सभी को ऐसा पाता है जैसे लगता है एकदम शांत है, संडे का दिन है। जब वो खिड़की के रास्ते देखता है तो देखता है कि कक्षा में सभी के सभी उसके क्लासमेट्स अपने स्थानों पर पहले ही बैठे हुए थे और जो यम हैमिल हैं वो अपने हाथ में डंडे को लेकर इधर उधर टहल रहे थे। आगे, he saw his teacher Yam Hamel wearing his beautiful green coat. He saw the village pupil sitting quietly on the back benches, including old Hauser, the farmer mayor, the farmer postmaster, and several others. So everything and everybody was still and silent that day। कहा गया है कि जो फ्रेंच होता है वो देखता है कि उसके टीचर जो है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर सा ग्रीन कोट पहने रहते हैं और आगे देखता है कि उसके गांव के लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग पीछे के ब्रेंचेस में बैठे रहते हैं जिनमें एक ओल्ड हाउजर भी होता है और एक किसान का मेयर भी होता है और एक किसान का डाकिया भी होता है, पोस्ट मास्टर भी होता है और वहाँ पर बहुत से अन्य लोग भी बैठे रहते हैं और सभी लोग उस दिन सभी का सभी चीज़ और सभी लोग एकदम शांत रहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मुकेश, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वांडर इन दिस स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। कहा गया है मुकेश कौन था और उसको क्या चीज़ें प्रेरित करती थी दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए। तो ध्यान दें, है कहा गया है साहेब, सॉरी यहाँ मुकेश नहीं होना चाहिए, यहाँ साहेब होना चाहिए, ये गलती है, यहाँ साहेब होना चाहिए, साहेब। तो याद रखेंगे यहाँ साहेब होगा तो हो जाएगा साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स वाज ए यंग बॉय wandering in the streets of Delhi with his friend। They were the squatters of Dhaka, Bangladesh, where the storm had destroyed their green fields and homes। कहा गया है साहेब जो है वह एक कूड़ा या कचरा बीनने वाले परिवार से बिलोंग करता था, यानी कि उस परिवार से था जो कि दिल्ली की सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था क्योंकि वहाँ पर जहाँ वो रहता था, बांग्लादेश के ढाका में जहाँ रहता था, वहाँ पर जो तूफ़ान थे वो आते थे और उसके हरे भरे मैदानों को या खेतों को या उसके घरों को एकदम से नष्ट कर देते थे, ख़राब कर देते थे। आगे, दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल। कहा गया वे लोग काफ़ी गरीब थे, इसी कारण से वो लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे। फिर कहा गया देयर पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट हुडिंग्स। कहा गया है कि जो देयर पेरेंट्स, कहा गया है उनके जो पिताजी, उनके जो
मतलब पेरेंट्स गार्जियन होते थे, माता पिता होते थे, वो लोग सिर्फ रैग पिकिंग कूड़ा कचरे पर ही निर्भर रहते थे, और वो लोग सिर्फ खाने के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर पाते थे। आगे फिर कहा गया है, इन टोटल देयर पॉवर्टी वाज द plight that compelled Sahib and other like him to wander in the street of Delhi for rag picking। कहा गया है यही सब कारण था कि जो साहिब और उसके अन्य साथी थे वो सभी लोग कचरा बीनने के लिए मजबूर रहते थे दिल्ली के सड़कों पर। आगे को यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। दिया गया है, फार फार from gusty waves these children faces like roadless waves, the hair was torn round their pallor, the tall girl with weighted down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father Garnard disease a lesson from his desk। ठीक है, टोटल शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है अर्थ। ये एक चैप्टर है जो कि है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। वहाँ लेखक गए रहते हैं तो बच्चों का इंट्रोडक्शन देते हैं, कहते हैं कि वो जो बच्चे रहते हैं उनके चेहरे एकदम से पीले पड़े रहते हैं, उनके चेहरों में कोई ऊर्जा नहीं रहती है, और वो लोग इस प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से जो कोई पौधा हो बिना जड़ का रहता है। आगे फिर कहते हैं कि उनके जो बाल हैं काफ़ी ज़्यादा मुड़े हुए रहते हैं। उनमें से एक लड़की का इंट्रोडक्शन देते हैं, कहते हैं कि उनमें से एक लड़की होती है जो काफ़ी लंबी लड़की होती है, वो अपने सर को नीचे करके यानी कि हेड डाउन करके सर को नीचे करके सोई रहती है। और अगले का एक और लड़के का इंट्रोडक्शन देते हैं, कहते हैं कि उसी में से एक पेपर सीमिंग बॉय, एक मतलब कि ऐसा लड़का रहता है जो कि पेपर के समान दिख रहा होता है, उसकी आंखें चूहे की तरह रहती हैं। फिर आगे किसी और लड़के का इंट्रोडक्शन देते हैं, कहते हैं उन्हीं में से एक और लड़का होता है जो कि अपने पिता जी के द्वारा कुछ लिया रहता है, पाया रहता है, और वो रहता है कि उसका ट्विस्टेड बोन्स यानी कि उसकी हाइट काफ़ी छोटा रहता है और वो उसके पीठ पर कुछ कुबड़ सा बन गया रहता है जिससे वो ट्विस्टेड बोन्स हो गया रहता है, उसकी हड्डियाँ मुड़ गई रहती हैं जिस कारण से उसका हाइट आगे नहीं बढ़ पाता है। कहते हैं कि वो अपने डेस्क पर अपने पाठ को याद कर रहा होता है। यही रहा इतने का टोटल अर्थ। अब लिखें, कहा गया है हु आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। कहा गया है कौन से लोग थे जो गस्टी वेव से दूर थे, तो इतना आंसर हो जाएगा। लिख देंगे द चिल्ड्रेंस आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते तो यहीं से उठाकर यहाँ तक के आंसर को पुट कर देंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 तो ख़त्म हो गया। अगला है हाउ आर द आइज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय। कहा गया है कि पेपर के समान दिख रहे लड़के का कैसा आँख रहता है। ठीक है, तो ध्यान दें, हो जाएगा पेपर सीमिंग बॉय का जो आँख रहता है वह चूहे की तरह रहता है, तो हो जाएगा द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। यही कर देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर भी कर लेंगे। नेक्स्ट वाला है सी नंबर क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एबव लाइन्स। यानी एबव लाइन्स कुछ ये है, लाइक रोडलेस विड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। ध्यान दें, इसमें पूछा गया कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि जानते हैं जिन भी शब्दों में लाइक और एज का प्रयोग होता है जिन वाक्यों में, तो फिर उसे सिमिली कहा जाता है। मतलब तुलना करने के लिए लाइक और एज का प्रयोग किया गया हो तो सिमिली होता है, और जिनमें तुलना तो किया गया हो लेकिन लाइक और एज का प्रयोग न किया गया हो तो ऐसे को मेटाफर कहते हैं। तो सही रूप में देखा जाए तो लाइक का प्रयोग हो गया है, यानी कि सिमिली होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर लगा देंगे, सिमिली होगा। ध्यान है। अब सेंट्रल आइडिया देख लें। कहा गया राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, चाहे तो आप एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम का लिखें, या फिर कीपिंग क्वाइट का लिख लें, या फिर माई मदर एट 66 का लिखना है। कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चैप्टर के बारे में जानते हैं वही सेंट्रल आइडिया होता है, सारांश होता है, वही लिख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है, चाहे तो पढ़ के समझ भी सकते हैं। ठीक है।
ये लिखा गया है, ठीक है, बता देता हूँ क्या है। कहा गया है माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट द पोएटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग एंड फील द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड द थॉट ऑफ लॉजिंग हर सी आल्सो विशेष फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। कहा गया है कि ये जो चैप्टर है माई मदर एट 66, इसमें एज की बढ़ती उम्र को दिखाया गया है, जिस प्रकार से बढ़ते उम्र के कारण लोग अलग हो जाते हैं, इस चीज़ पर फोकस किया गया है। आगे फिर कहा गया है कि जो लेखिका है वो अपने इमोशंस में आ जाती हैं, भाव में आ जाती हैं अपने माता की बढ़ती उम्र को देखकर, और फिर वो उनसे अलग होने के बारे में सोचने लगती हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। आगे फिर वो अपने माता के बारे में सभी कुछ अच्छा चीज़ सोचती हैं कि मेरी माता ठीक हो जाए और मैं आगे आऊँगी तो अपनी माता से ही मिलूँगी और इनके पास कुछ ना कुछ समय बिताऊँगी, ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ऐसा पढ़े होंगे माई मदर एट 66 में पूरा डिटेल पढ़े होंगे, ये तो थोड़ा सा सारांश था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। कहा गया है व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट द टिकट विंडो। ठीक है, कहा गया है टिकट विंडो के पास चार्ली के साथ क्या घटना होता है, क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दें, चार्ली वेंट टू द टिकट काउंटर फॉर 2 tickets टू गेल्सबर्ग। ही पेड करेंसी टू द प्रेजेंट वर्ल्ड which was totally different from 1890s world. On seeing the big notes, the clerk got stunned and he thought that Charlie was trying to exchange him. He threatened to punish him. He to पुट हिम अरेस्टेड, यहाँ पुट होना चाहिए। ठीक है, कहा गया है जब चार्ली टिकट काउंटर पर पहुँचता है तो जाता है वह गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट चाहता है, खरीदना चाहता है। तो फिर वो टिकट तो ले लेता है, बाकी इस ज़माने का, जैसे चैप्टर पढ़े होंगे जान होंगे, चार्ली पुराने ज़माने में पहुंच गया रहता है, प्रेजेंट समय से पास्ट में पहुंच गया रहता है। तो इस समय के नोट को टिकट काउंटर पर देता है, जो कि 1890 से अनुसार अलग रहता है। तो वहाँ का जो क्लर्क होता है वो उस नोट को देखता है और कहता है कि देखो, अगर तुम मुझे ठगना चाहते हो तो बड़ी दूर यहाँ से नहीं जा सकते। उसे लगता है कि चार्ली ठग रहा है उसको, तो उसको वो वार्निंग देता है, देखो ऐसा करोगे तो तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे, यहाँ से बड़ी दूर नहीं जा पाओगे। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा है व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। कहा गया है कि जो सैम है वो चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखता है। तो ध्यान दें, सैम्स लेटर टू चार्ली प्रूव दैट सैम हैज फाउंड एंड रीच्ड टू द 3rd level. ही इज स्टेइंग देयर इन गेल्सबर्ग सिंस लास्ट 2 weeks and watching various activities and explain to Charlie. He invites both Charlie and his wife Louisa and motivate them to continue their search of the 3rd level. So we can say that Sam was also a victim of worldly worries and seeking the escapement like Charlie. ठीक है, इतने का समझ ले तो अर्थ समझ लीजिए। कहा गया है कि जो सैम होता है वो चार्ली को पत्र में क्या लिखा रहता है। तो देखें, लिखा गया है कि सैम जो है चार्ली को पत्र लिखता है जिससे यह पाया जाता है कि 3rd level सच में एग्जिस्ट करता है, 3rd level सही में रहता है। आगे को कहता है कि मैं यहाँ 2 सप्ताह से रुका हुआ हूँ और यहाँ के बहुत से चीज़ों के वो एक्टिविटीज़, मतलब कि जो भी घटनाएँ होती रहती हैं उन सबको एक्सप्लेन करता है उस पेपर में या कहें लेटर में। आगे फिर कहता है कि देखो चार्ली और लूइसा, तुम सभी यहाँ पर गेल्सबर्ग का रास्ता ढूंढते रहो, 3rd level का रास्ता ढूंढते रहो, क्योंकि ये सच में एग्जिस्ट करता है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इस तरीके से कहा जाए तो ये जो सैम होता है ये एक प्रकार का गवाह होता है, जो कि ये भी संसार से दुखी रहता है और वहाँ पर 1890 में गेल्सबर्ग में जाकर काफ़ी खुशी रहता है और चार्ली और लूइसा को मोटिवेट भी करता है कि तुम सभी भी यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द 3rd level वेयर व्हाट इट सिचुएटेड। कहा गया है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। कहा गया है 3rd level क्या था और यह कहाँ स्थित था। ध्यान दें, कहा गया है द 3rd level रिफर टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल इन न्यूयॉर्क, दो दिस 3rd level was not present there physically, but Charlie claimed it to be present there
द थर्ड लेवल वॉज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, कहा गया है जो थर्ड लेवल है वह ग्रैंड सेंट्रल के सबवे को जो कि न्यूयॉर्क में था वहाँ पर था। आगे कहा गया दो दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। कहा गया है सही रूप में देखा जाए तो थर्ड लेवल तो वहाँ पर सही रूप में था ही नहीं, लेकिन चार्ली हमेशा क्लेम करता था, हमेशा कहता था कि थर्ड लेवल वहाँ पर था और द थर्ड लेवल वाज एट ग्रैंड सेंट्रल इन स्टेशन इन न्यूयॉर्क। फिर कहा गया है जो थर्ड लेवल है वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के न्यूयॉर्क नामक शहर में था। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन का आंसर बनाने आता है, ट्रांसलेट करने आता है, तो आप हिंदी अर्थ जानकर भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहा गया है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। पूछा गया है जो टाइगर किंग था वो क्यों निर्णय लेता है शादी करने का। तो यहाँ देखें द महाराजा हैड किल्ड the tiger in his kingdom, but the number of killed tigers was only 70. He still needed 30. He still needed 30 more tigers to fulfill his vow. Therefore, he decided to marry the princess from the kingdom. आगे को which he had a large number of tiger population। कहा गया है महाराजा जो थे वो उनकी अपने राज्य में काफ़ी ज़्यादा शेरों को मार दिए थे, काफ़ी ज़्यादा बाघों को मार दिए थे। अब उनके सिर्फ अपने जो राज्य है राज्य में मारकर सभी शेरों की संख्या को ख़त्म कर दिए थे, तब भी उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 70 शेरों तक ही रुक गया था। आगे कोई भी शेर नहीं मिल रहे थे, इसीलिए उन्हें 30 शेरों की आवश्यकता और होती है। तो इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो निर्णय लेते हैं किसी राजकुमारी से शादी करने का, वो भी ऐसी राजकुमारी जिसके राज्य में काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में बाघों की संख्या हो या फिर काफ़ी ज़्यादा बाघों की जनसंख्या हो। ठीक है, इसीलिए वो द टाइगर किंग डिसाइड करते हैं शादी करने को। अब क्वेश्चन नंबर 12, यही दो क्वेश्चन लास्ट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, कहा गया हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटीडिंग एंड वाई। कहा गया है चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचता है और चार्ली के अनुसार जो वहाँ के जगह थे, वहाँ के जो स्टेशन थे वो किस प्रकार से बढ़ रहे थे। तो देख लीजिए, कहा गया वन नाइट चार्ली वर्कड टिल लेट नाइट office, then he was in a hurry to get back to his house, so he decided to take the subway from Grand Central Station. He went down the steps and came to the first level. Then he walked down to the second level from where the suburban trains left. He ducked into an arched doorway that headed to the subway and got lost. Knowing that he was going to wrong, he continued to walk downward. The tunnel turned sharp left, and then taking a short flight of stairs, he came out on third level एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए, कहा जाता है एक रात ऐसा होता है जो चार्ली होता है देर रात तक ऑफिस में काम करता है और वह जल्दी जल्दी घर जाने के चक्कर में सोचता है कि अब मैं ग्रैंड सेंट्रल से कोई सबवे ट्रेन ले लेता हूं जिससे मैं जल्दी घर पहुंच जाता हूं। तो फिर वह ग्रैंड सेंट्रल पहुंचता है जो कि फर्स्ट लेवल पर जाता है, लेकिन उसे तो सेकेंड लेवल पर जाना रहता है जहाँ पर सबर्बन ट्रेनें चलती थी। तो फिर वो जाता है सेकेंड लेवल की तरफ, लेकिन आगे को जो दरवाजे होते हैं वो आर्च शेप में रहते हैं। देखता है कि उस समय मतलब कि सेकेंड लेवल के दरवाजे आर्च शेप में होते हैं, वहाँ देखता है कि वो कहीं खो जाता है। सोचता है चलो खो गया हूँ कोई बात नहीं, आगे चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाऊँगा। ये जानते हो कि वो गलत रास्ते में जा रहा है, फिर भी वो आगे बढ़ते जाता है। तब तक जो टनल होता है वो शार्प लेफ्ट यानी अचानक से बाएं मुड़ता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर होता है। नेक्स्ट नंबर देखें, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ब्रॉट अप, व्हाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से। कहा गया है कि जो क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर थे वो कैसे बड़े हुए और वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में क्या कहा था। ठीक है, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर से, हाँ जो ज्योतिषी था वो उनके बारे में क्या कहा था। आगे ध्यान दें, द रॉयल इन्फेंट ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नानी ट्यूटर्ड बाई इंग्लिश मैन एंड सॉ नथिंग बट इंग्लिश फेम।
His wife was exactly like the other crown princes of the other Indian states. When the Maharaja boasted about killing the first tiger, the astrologer said that may kill 99 tiger, but must be very careful with 100 tiger. The astrologer predicted that the newly born prince will grow up to become the hero of the heroes, brave of the bravest, and greater warrior. He also predicted that the baby was born in hour a bull. The bull and tiger were enemies, therefore he would die because of the tiger. ध्यान दें तो टोटल अर्थ कुछ ये होगा। कहा गया कि जो राजकुमार थे उन्हें अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता था और एक अंग्रेजी नैनी के द्वारा, कोई लेडी थी उनके द्वारा पाला गया, और इन्हें इंग्लिश आर्मी के द्वारा सिखाया गया। और ये कुछ नहीं देखे सिवाय इंग्लिश फिल्म के, सिर्फ मूवीज़ देखते थे, फिल्म भी देखते थे तो अंग्रेजी देखते थे। आगे को कहा गया है उनका लाइफ जो है एक राजकुमार की तरह, मतलब उन्हें एकदम राजकुमार की तरह पाला गया, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्य भारतीय राज्यों में उनको दूसरे राजकुमारों को पाला जाता था। आगे कहा गया है जब महाराजा जो थे वो अपने पहले बाघ को मार कर लेकर आए तो जो ज्योतिषी था वो कहा, सर यानी महाराज जिस प्रकार से आप इसे मारे हैं ऐसे ही ठीक 99 बाघों को भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है 100वें बाघ से। आगे को फिर एस्ट्रोलॉजर जो होता है वह ऐसा कहता है, भविष्यवाणी करता है, कहता है कि देखिए कि आप हीरो के हीरो होंगे, सबसे बड़े सबसे बहादुर से बहादुर होंगे, सबसे बड़े योद्धा होंगे। और आगे फिर कहता है कि जो ज्योतिषी होता है कहता है देखिए आप जो है आप बुल वाले घंटे में जन्म लिए हैं, यानी कि आवर ऑफ द बुल, यानी कि वृषभ राशि में जन्म लिए हैं। और बुल और बाघ, सांड और बाघ जो है दोनों के दोनों दुश्मन होते हैं, इसीलिए आपका जो मृत्यु है वह एक बाघ से ही होगा।